देखिए, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इस चैप्टर में इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है हेनरी लॉ। ठीक है, और हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी के बारे में ही बात करता है। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब ये गैस क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और सॉलिड भी यूज होता है एज ए सॉल्यूट के रूप में, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस है वो भी यहाँ पे सॉलिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात है कि सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसको हम लोग पहले एक बार डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 1 unit volume of a particular solvent to form a saturated solution at specific temperature and pressure। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात किया जाए, हम यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन किए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सवाल ये आता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, तो अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि जिनमें किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड किया जा रहा है कि वो उसमें डिसॉल्व हो सके। ठीक है, इसको क्या कहा गया यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। राइट, अब सवाल ये उठता है कि सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसकी यूनिट को कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात यहाँ पे ही उठता है, हम लोग लिखेंगे पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of ग्राम पर लीटर, या फिर इसको हम लोग मोल्स पर लीटर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों आया, यहाँ पे ग्राम पर लीटर क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पे ग्राम इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो सॉल्यूट का अमाउंट लिया गया है उसको क्या चीज में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम में ले रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां पे क्या लिखे, एल मींस लीटर। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे जान गए कि सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सवाल है कि फैक्टर का बात आता है तो यहाँ पे 4 तरह के फैक्टर होते हैं जिनको आपको जानना है कि सॉल्युबिलिटी उन चारों फैक्टर पे कैसे अफेक्ट डालता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले फैक्टर्स अपॉन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। अब देखा जाए कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, दूसरा बात किया जाए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है उस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नेचर वर्ड हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये क्या यहाँ पे शो करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बस थोड़ी देर बाद सीखेंगे।
थर्ड पॉइंट जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये दिखाएगा कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे अफेक्ट डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट एक प्रेशर है, ठीक है। तो ये चार तरह का फैक्टर है जो कि ये दिखाएगा कि सॉल्युबिलिटी इन सब फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक। इनमें सबसे पहले बात किया जाए कि सॉल्युबिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए सॉल्युबिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या चीज पे काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लास 11th में सीखे होंगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी ये सिखाया गया होगा, फिर भी यहाँ पे आप लोग देखिए इसके बारे में बात किया जाए। लाइक डिसॉल्व लाइक, इस प्रिंसिपल पे सॉल्युबिलिटी काम करता है। अब ये लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जाना जाए, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर कोई सॉल्यूट यूज किया गया है और कोई भी सॉल्वेंट अगर लिया जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वह सॉल्यूट पोलर है, अगर वो सॉल्यूट पोलर है तो वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। और अगर कोई सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देते हैं, पोलर सॉल्यूट ऑलवेज dissolves in polar solvent, ठीक है। अब सवाल उठता है सर पोलर सॉल्यूट में एग्जांपल क्या होगा और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में एग्जांपल क्या होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में हम लोग एग्जांपल क्या ले सकते हैं, वाटर, ठीक है। इसमें अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एसीटोन भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें वाटर भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वाटर क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अल्कोहल भी क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। और साथ में एसीटोन, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक तरह से हम लोग इनको पोलर सॉल्वेंट के रूप में यूज किया करते हैं, ठीक। अब बात किया जाए पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या लिया जा सकता है, जैसे कि हम लोग बात करें सॉल्ट का, ठीक है। सॉल्ट में क्या एग्जांपल ले लें, हम लोग NaCl ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग KCl ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब पोलर सॉल्यूट हो गए। और इसीलिए कहा गया है कि पोलर सॉल्यूट हमेशा किसी ना किसी पोलर सॉल्वेंट में ही बेहतर तरीके से डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या पोलर सॉल्यूट किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद बात किया जाए कि अगर पोलर सॉल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्यूट भी क्या चीज में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, क्या कहेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in non-polar सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात किया जाए कि अगर नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट में हम लोग एग्जांपल क्या चीज का देंगे, तो यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा इसमें हम लोग लिख सकते हैं आइदर CHCl3, ठीक है, या फिर CCl4, ठीक है। ये सब एज ए नॉन पोलर सॉल्यूट के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या आ गया, तो इस केस में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या क्या कहा जा सकता है, बेंजीन कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग CH2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आइदर हम इन दोनों में से कोई भी एक को यूज किया जा सकता है। अगर उस केस में बेंजीन अगर एज ए नॉन पोलर सॉल्यूट यूज किया गया है, तो उस केस में हम लोग CCl4 को भी एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी है। तो ये सब किस प्रिंसिपल पे काम किया, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा कहानी है, ठीक। अब आगे स्टार्ट किया जाए, हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे चारों, ठीक है।
उनमें हम लोग दो फैक्टर के बारे में जाने कि सॉल्यूट का नेचर क्या होना चाहिए और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। अब बात किया जाए टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि सॉल्युबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बात किया जाए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब यहां पे बात किया जाए कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है तो इस केस में जो ये सॉल्यूट यूज हो रहा है यहाँ पे वो क्या है, सॉलिड है। तो जो ये सॉलिड यूज किया गया है वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। और आपको जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड यूज किया गया है ये लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर गैस का सॉल्युबिलिटी चेक किया जाए लिक्विड में, इट मींस यहाँ पे गैस क्या है, गैस यहाँ पे एज ए सॉल्यूट की तरह यूज किया गया है, ठीक है, जो कि कम अमाउंट में है। और जो यहाँ पे लिक्विड है इसको एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया है, जो कि ज्यादा अमाउंट में है, ठीक। अब बात किया जाए कि सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में जाना जाए कि इस टॉपिक में कहेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इस केस में बात किया जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, और साथ में बात किया जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में कि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो देखा जाए कि अगर कोई रिएक्शन, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि अगर कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हीट वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं जिससे कि वो रिएक्शन आगे की ओर जा सके, मींस उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा उस केस में हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी क्या चीज का बात हो रहा है, सॉलिड इन लिक्विड का बात हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बात किया जा रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का अर्थ ये हुआ, हम लोग कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर को घटाया जाए, टेम्परेचर घटाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। इट मींस अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उस केस में कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा होगा, और टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात किया जाए कि क्या हो अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, ठीक है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए तो हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, आप जानते हैं कि उसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है इट मींस इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि सेकेंड केस में कि अगर इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी क्या चीज का बात हो रहा है, ये बात हो रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस केस में क्या कहें कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मींस ऑलरेडी यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, मींस हीट बाहर जा रहा है, ठीक है।
तो इस केस में टेम्परेचर इनवर्सली होगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है मींस उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जा रहा होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो दिख रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि जो रिएक्शंस हो रहा है वहां पे वो इंडो है या फिर एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब बात किया जाए कि प्रेशर पे कोई इफेक्ट होगा क्या यहाँ पे, तो आप लोग भी जानते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही रिजिड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसके चलते पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होने के चलते वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर इज no effect of pressure on solubility of क्या, solid in liquid क्यों? due to incompressibility फैक्टर ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहां पे क्या बात किया गया कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में हम कहेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए वो वहां पे क्या होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा कहानी है जो कि हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग को पढ़ना है, सेकंड यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं हम लोग क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब बात किया जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इस केस में आप देख रहे हैं कि गैस क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ पे लिक्विड क्या लिया गया है, सॉल्वेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस केस में हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या है, ठीक है। यहाँ पे गैस तो यहाँ पे एज ए सॉल्यूट यूज किया गया है, अब उसको देखा जा रहा है कि उसका सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितना है, और ये चीज क्या चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, हम लोग लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। गैस के नेचर पे डिपेंड किया जा रहा होगा कि कौन सा गैस यूज किया जा रहा है वहां पे, ठीक है। अगर वो गैस हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात किया जाए कि इस केस में भी हम कहें कि टेम्परेचर और प्रेशर का तो फैक्टर होगा ही वहां पे। तो बात किया जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और साथ में यहां पे बात किया जाए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए और यहाँ पे प्रेशर का, तो सबसे पहले टेम्परेचर में हम क्या कहेंगे कि हम कहें कि टेम्परेचर इस केस में क्या था, आप यहाँ पे जरा गौर करिए, यहाँ पे इंडोथर्मिक होने के चलते टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में अगर बात किया जाए टेम्परेचर का, तो हम कहेंगे कि अगर इफ रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, अगर वो रिएक्शन या प्रोसेस, रिएक्शन के लिए हम लोग प्रोसेस भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप रिएक्शन कहें या फिर प्रोसेस कहें, अगर वो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो रहा है, इंडोथर्मिक है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के। और जब यहाँ पे टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा, उस केस में सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, इस केस में हम लोग कहेंगे कि वो घटने लगेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, और सॉल्यूट क्या लिया गया, गैस लिया गया। ठीक है, तो गैस होने के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक है ना। और आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे सीखे हैं कि अगर कोई प्रोसेस या रिएक्शन, ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर वह एंडोथर्मिक है, मीन्स हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसको हीट दिया जा रहा है उस रिएक्शन को आगे होने के लिए, तो वहां पे टेम्परेचर हम अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, घटने लगेगा। ठीक है, इट मींस टेम्परेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब, जब रिएक्शन या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो, एंडोथर्मिक हो। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक से हम लोग को अब इस चैप्टर में आगे जाना है। ठीक है, फिलहाल तो ये सब तो काम का चीज था ही, लेकिन यहां से ही आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हम लोग को। ठीक, अब बात किया जाए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हम कहेंगे कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। इसका अर्थ यह है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर प्रेशर को घटा रहे हैं तो उस केस में भी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि प्रेशर सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, और यहां से सवाल बहुत सारा आता है। ठीक है, और अभी क्लासेस स्टार्ट करने के पहले हम लोग बात क्या किए थे कि आप लोग को इसी सॉल्युबिलिटी टॉपिक में आप लोग आगे जाकर जब आप लोग का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगा, उस केस में आप लोग जानेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रेशर के इफेक्ट का बात किया गया है हेनरी लॉ में। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या है, तो विलियम हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा क्या बताया गया था कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, ठीक है, इस केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है ना, प्रेशर का तो रूल हम लोग सीख लिए यहाँ पे कि हाँ, अगर प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस का उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। तो इसी इफेक्ट को हेनरी द्वारा आगे के टॉपिक में हम लोग सिखाया जाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे हेनरीज लॉ में जानेंगे कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो क्यों वहां पे सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो रहा है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है।